इधर तो क्लास में एक स्टूडेंट भी नहीं है। गुड आफ्टरनून, 3 आ गए। अरुज आफ्टरनून, ओके, हम मेंटर हो गए क्लास में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी लोग किधर हैं? बाकियों को भी बुलाओ। न न न न न न न न ऑन एयर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बच्चा लोग गुड आफ्टरनून बेटा। जूलियस, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मैं शुरू करूं? यस नो में जवाब दे दो। 3 आया, तीसरा कौन सा बचा? यस, ओके ओके, I'm starting now. Today we'll study about the CNS infection. ठीक है, इस इन्फेक्शन में हम 3 बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे। आपके पास आ जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एंसेफेलाइटिस एंड देन ब्रेन एब्सेस। टुडे विल सी मेनिंजाइटिस, ठीक है, और उसके बाद एंसेफेलाइटिस एंड ब्रेन एब्सेस विल सी टुमारो। We'll be studying encephalitis and brain abscess tomorrow. Today we'll be studying about meningitis, right? बहुत फन है, आप लोगों ने सारों ने पढ़ा हुआ है और आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं लगी। Alright, what is meningitis, right? It is the inflammation of the meninges. Meninges, which covers the brain. The गुड आफ्टरनून हबीबा। नाउ लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अभी जरा सुनो, आवाज अगर नहीं आ रही तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आई विल ओनली आंसर। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है आपकी ब्रेन और स्पाइनल बॉडी, जो एनर्जी है, दे प्रोटेक्ट योर ब्रेन एंड योर spinal cord. The severity of disease is dependent. Thank you, Abiba. Disease is dependent upon the specific microorganisms involved. The presence of other disorders, the of the patient, and speed of diagnosis and initiation of the treatment. तो ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है. It depends on your severity of this. Okay. Now this is integral, so you will clear all this. Okay, this is the covering of the brain. Yeah. Right? The
ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो इंटरनेट ही बीच में से उड़ गया था। कैन यू हियर मी? नो वॉइस नो वीडियो। अब आएगा, वो उड़ गया था सारा कुछ। क्या अभी सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आपका किधर? कैन आई कंटिन्यू? शुड आई कंटिन्यू? किधर हो सारे? यस मैम। शहर, ओके। So this is, we were here on the meninges diameter, and you can see the all the layers here. ठीक है, the coverings. ठीक है. And what are the symptoms you will find in the, जब आप डायग्राम को सामने रख के याद करते हो ना बेटा, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, whatever there is. ठीक है, जो भी जिस किस्म की भी डिजीजेस डिसऑर्डर्स हो रही हैं, अगर आप पिक्चर सामने रख के उसको याद करते हो, बिलीव यू मी, यू विल नेवर फॉरगेट। सिस्टमैटिकली यू स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है। नाउ इफ यू गो टू द ब्रेन, यू विल सी द सिम्टम्स में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है। देयर इज हेडेक है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑल्टर मतलब थोड़ी सी बीच में क्या हो गई है, देर इज अ क्या कहते हैं, ऑल्ट्रेशन, देर इज ऑल्टर, आपका वो इट्स नॉट वर्किंग वेल। ठीक है, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट वेल, यू कैन नॉट फोकस वेल, राइट, दैट इज ऑल्टर्ड। देन आपका थोड़ा सा नीचे आ जाओ, देर इज ईयर, और इफ यू कम टू योर आई साइड, आपको क्या कहते, दिस लाइक ब्राइट लाइट्स। ठीक है, पर्सन विद मेनिंजाइटिस विल नॉट लाइक दिस ब्राइट लाइट, उसको कभी भी ये इसको आंखों को बहुत इरिटेट करते हैं। ठीक है, सो उनको कमरा जब आप बनाओगे तो डार्क रूम से होने चाहिए, राइट। देन कम्स योर ईयर। ठीक है, आपके कान आ जाते हैं, फोनोफोबिया है। ठीक है, देन योर बाजू आ गया, योर मसल्स आ गया, देर इज फटीग है, थकावट है, और सीवियर मसल पेन है। और थोड़ा सा आप नीचे ब्रेकियल साइड पर आ जाओगे तो पेनलेस स्पॉट्स और रैशेस आपको मिलेंगे, राइट। देन कम्स योर दिस स्टमक एरिया। You come to your stomach area, you will have this nausea, vomiting। ठीक है, एंड सिस्टमेटिकली अगर आप देखो, यू विल हैव फीवर। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया है तो सीजर्स होंगे, स्टिफ नेक होगा, और स्लीपलेसनेस और डिफिकल्टी इन, अब वो तो नींद नहीं आ रही, और जब आ गई है तो फिर अब उठा नहीं जा रहा। ठीक है, सो ये आपके सिम्टम्स होंगे। What are the risk factors? Risk factors क्या है? Risk factors में maternal urogenital infection है, maternal urogenital prematurity है, and neural tube defects, spina bifida। आपने देखे होंगे बच्चे बहुत सारे spina bifida के, उनकी जो थोड़ी सी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर की तरफ उनकी आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल बिफिडा। बच्चे, दिस इज न्यू नेट्स को, जब न्यू नेट बच्चे पैदा होते हैं उसमें आपने ये देखा होगा। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में आपने देखोगे देयर इज रिस्क ऑफ सेप्टिसिमिया, आरटीआई, हेड ट्रॉमा, एंड स्प्लीनेक्टमी, एंड नो ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, नहीं लेते हैं वो लोग, उनको एनजी ट्यूब फीडिंग वगैरह करवानी पड़ जाती है। एंड देन अडल्ट्स में आप सप्रेस्ड इम्यूनो सिस्टम मिलेंगे, पॉवर्टी, क्राउडिंग, प्रेगनेंसी, वर्किंग विद एनिमल्स, एंड हेड इंजरी। ये वो लोग हैं जो रिस्क फैक्टर हैं जिनको मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, दे आर एट रिस्क। इटियोलॉजी में आप देखोगे, इटियोलॉजी में आपको मिलेगा बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो न्यू नेट्स है लेस देन 1 मंथ के, उसमें आपको नजर मिलेगा ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, जिसमें इकोलाई और प्रोटिसेस है।
Group B streptococci and Listeria monocytogenesis, ये आपको इसके अंदर मिलेंगे। प्री स्कूल यानी कि 1 मंथ से 6 इयर्स तक जो बच्चे हैं, जो प्री स्कूल चाइल्ड है, उसमें आपको एच इन्फ्लुएंजा, ये सारे जो है बैक्टीरियाज आपको इन लोगों के अंदर आपको इसकी माइक्रोबायोलॉजी सारी आपको इस तरह मिलेगी। जैसे इनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ओल्डर चाइल्ड और एडल्ट में ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। वायरसेस में, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, हर्पेस है, वर्सिला है, ये चीज़ें, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो आपको वायरसेस के प्रोटिज्म में आपको मीबा और क्रिस्टल केसेस मिलेंगे। फंगाई में कैंडिडा एंड हिस्टोप्लाज्मा, ये आपको उसकी थियोलॉजी में मिलेंगे। Now here you can see some pictures हैं। herpes simplex, इसको shingles भी कहते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर आपको ये मिलेंगे। एप्सन बार में आपको ये इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। जो वर्सिला जोस्टर वायरस है, ये यू कैन सी द बैक ऑफ द पर्सन, और ये जो है जहाँ जहाँ पर आपको वेन्स मिलती हैं, ये वहाँ वहाँ पर आपको ये ब्लिस्टर्स मिलेंगे बैक साइड पर। इट कैन बी ऑन योर फेस, आपके यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके माउथ के एरिया में मिल सकते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर जो फ्रंट चेस्ट है वहाँ पर मिल सकते हैं, राइट। पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि जो नीजल क्लोनाइजेशन जो है, ये नेसेरिया मेनिंजाइटिस है, ठीक है। क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ पेशेंट नीड प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। अब इन लोगों के जो क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं, उन पेशेंट्स को क्या चाहिए, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स मिलनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर अगर जरासीम अटैक करें भी तो उनके अंदर इतने ताकत हो कि वो उसके खिलाफ लड़ सकें जरासीम के, ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में वो लोग ये जो अपने आप को ये लोग तैयार कर लेते हैं, ताकि बाहर के जरासीम के साथ वो ठीक से लड़ सके। बैक्टीरिया सीडेड इनटू मेनिंजेस वाया ब्लड स्ट्रीम। अब क्या है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो पहले से ही सीडेड कर दिए जाते हैं, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो पहुंच जाते हैं। कंटेजियस स्प्रेड में पैरा मेनिंजियल इन्फेक्शन, अब कान कजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है यहाँ से आपका ब्रेन नज़दीक है, सो इट कैन इन्फेक्ट योर ब्रेन वेरी नाइसली। सो इज विद द साइनसेस, साइनसेस भी क्या है, बिल्कुल ब्रेन के नज़दीक पहुँचता है, तो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जो है वो इसी के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। Then comes the direct mechanical seeding of meninges। अब अगर ट्रॉमा हो गया तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ही ये जरासीम जो है, बैक्टीरिया जो है, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ही आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ये देखो क्या करके चला गया, तो प्लीज थोड़ा सा आहिस्ता करना, थोड़ा सा आहिस्ता करना, बहुत शोर है। थोड़ा सा स्लो करना है इसलिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल तेज करके तो भाग गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स में हम देख सकते हैं, ये फीवर, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, दिस इज द साइन,
है, आपको एकदम क्या है, उसके हाथ जो है वो ठंडे मिलेंगे और हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। इतना है कि बच्चा जो चिड़चिड़ा होने की वजह से, बुखार होने की वजह से वो क्या है, रिफ्यूज करेगा खाना खाने को, या फिर वो वॉमिट कर देगा। ठीक है, हैंडल, उसको नहीं अच्छा लगता कि उसको कोई हाथ लगाए। ठीक है, स्किन इतनी इरिटेटेड हो चुकी होती है कि डजंट वांट एनीवन टू टच हिम, सो इसलिए वो थोड़ा सा फ्रीकफुल यानी कि अपने आप को फील करेगा। देन the fourth one is pale blotchy skin। आपको उसकी स्किन के ऊपर ब्लॉची यानी कि पर्पलिश किस्म के पैचेस से मिलेंगे। ठीक है, पेल पैचेस से उसकी स्किन पे मिलेंगे। ब्लैंक स्टेयरिंग एक्सप्रेशन। अब क्या है कि वो बच्चे को अगर आप देख रहे हो या आपने उसको गोद में लिया हुआ या लटाया हुआ है, तो वो बच्चा सिर्फ घूर रहा है, यू नो, ब्लैंक स्टेयरिंग एक्सप्रेशन इज लाइक घूर रहा होगा। देन ड्राउजी डिफिकल्ट टू वेक। अब वो बच्चा जो है, अव्वल तो वो सोने के लिए, सोना उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन ड्राउजी पर, अब अगर वो सो गया है तो ही इज ड्राउजी, और अगर आप उसको जगा रहे हो तो वो नहीं उठ रहा। स्टिफ नेक में वो अपनी गर्दन स्टिफ कर लेगा, ठीक है, एंड आर्च बैक, दैट्स द टिपिकल साइन ऑफ अ मेनिंजाइटिस पेशेंट है। ठीक है, उसकी जो बैक है उस पे आपको आर्च मिलेगी, आर्च जो हम आ जाता है वो मिलेगा। हाई पिच्ड क्राई, हाई पिच्ड क्राई इज चीख के रो रहा है, ठीक है, गला फाड़ के रो रहा है। सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको जो अडल्ट्स हैं उसमें क्या मिलेंगी, सेम फीवर मिलेगा, हैंड्स एंड फीट कोल्ड मिलेंगे, हाथ पांव ठंडे हैं, लेकिन बुखार लिया तो बुखार तेज है। वॉमिट करेगा, हमने देखा बच्चों में भी वॉमिट हो रही थी, लेकिन बच्चों में हमें नहीं पता कि उनको हेडेक हो रही है कि नहीं, लेकिन अडल्ट आपको बता सकता है कि उसके सिर में दर्द हो रही है। बच्चे के सिम्टम्स में आपको नजर आएगा कि आर्च ऑफ बैक और स्टिफ नेक है, इधर पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है कि मेरी गर्दन में खिंचाव आ रहा है। ठीक हो गया। देन अगर आपने लाइट ऑन की है तो वो एकदम आंखों के ऊपर हाथ करके आपसे कहेगा कि लाइट ऑफ कर दो। उसको ब्राइट लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर्दे अगर बराबर किए हुए हैं और आप एकदम कर्टन को आगे से हटा दो तो उसको वो बात भी अच्छी नहीं लगेगी, उसको इतनी ब्राइट लाइट जो है उसको आंखों में चुभती है। सो ये भी हमने देख लिया। जॉइंट और मसल पेन, अब इन्फेंट तो हमें नहीं बताएगा, लेकिन अडल्ट जो है वो हमें जरूर बताएगा कि मेरे मसल्स में पेन हो रही है। ड्राउजी डिफिकल्ट टू वेक, सेम बच्चों में भी हमने देखा कि वो एक दफ़ा सो गया है तो फिर वो उठाना मुश्किल हो जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स कंफ्यूजन इज देयर, अडल्ट जो है वो इज कंफ्यूज्ड कि भी मैं कहाँ हूँ, या इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, या यू नो ही इज कंफ्यूज्ड, पता नहीं कौन है, कौन कहाँ है, सो फोर्थ। तो हम देख सकते हैं जो साइंस आपको बच्चों में नजर आ रहे हैं, फीवर है, कोल्ड फीट एंड हैंड, वॉमिटिंग इज देयर, स्टिफ नेक इज देयर, dislike of bright lights is there, drowsy and क्या कहते हैं डिफिकल्ट टू वेक अप, ये हमें नजर आ रहा है। ठीक हो गया। सो 1 2 3 4 5 बातें हमें 8 में से 5 बातें ऐसी हैं जो कि कॉमन है। आपको जो याद रखना है अडल्ट्स में वो है जॉइंट्स पेन, हेडेक एंड कंफ्यूजन। ठीक है, याद करने के लिए आपको ये 3-4 चीजें आराम से याद हो जाती हैं। Again, when you go from your head to toe, you will find central में headache, altered ear में cornucopia, then eyes में photophobia,
नेक में आप आ जाओगे तो स्टिफनेस है, सिस्टमैटिक में हाई ग्रेड फीवर है। इफ यू गो टू द ट्रंक मसल मेम्ब्रेन एक्सट्रीमिटीज में, इफ नो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, पैची, ये आपको ये नजर आएगा, ये पैची साइन। साइंस नेक्स्ट स्टिफनेस एंड रिजिडिटी जो है, उसका जो टिपिकल साइन जो है, जो अमूमन एग्जामिनर्स पूछना पसंद करते हैं, ठीक है, आप सारा कुछ बताते रहो, इधर उधर की कहानियां सुनाते रहो और वो बात ना करो जो वो सुनना चाह रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टिफनेस में रिजिडिटी है, ठीक है, जिसको हम देखेंगे कर्निक साइन, कर्निक साइंस एंड ब्रुक्सेल्स की साइंस, ठीक है। अब कर्निक साइन में क्या होता है कि पेशेंट फ्लेक्स पेशेंट हिप टू 90 एंगल and then attempting passively straighten and leg at the knee produces pain in the hamstring and resistance to further extension. Should present bilaterally to support the meningitis diagnosis. अब ये आपके जो साइन है उसमें हमने क्या पेशेंट को क्या किया, फ्लेक्स पेशेंट को उसकी नी उसके हिप्स को अपने 90 के एंगल पे एंड देन अटेम्प्ट, हम तस्वीर देखेंगे हमें ज्यादा तरीके से समझ आ जाएगी ये, ठीक है। अब जब आप इसको ऊपर करे हुए तो वो अपना दूसरा घुटना भी ऊपर ले आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीधा नहीं कर सकता। Brudzinski is a positive if the patient's hip and knee flex automatically, then the examiner flexes the patient's neck while the patient is in supine position. अब इसका जो पेशेंट को सीधा लटा तो लिया आपने, लेकिन उसकी जब आपने गर्दन को आपने नेक को आपने उसके फ्लेक्स किया तो पेशेंट को क्या कहते हैं वो टच नहीं कर सकता, ठीक है। हम अगली देखते हैं, ये अभी सीधा लटाया आपने, जब आपने उसकी गर्दन को उसकी चिन को उसके चेस्ट के साथ लगाने लगे तो ऑटोमेटिकली उसकी नीज जो है, गोडे जो है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे, ऐसे सीधा लेटा हुआ है। द मोमेंट यू होल्ड द पेशेंट्स हेड और उसकी चिन को उसके चेस्ट के साथ लगाओ तो ऑटोमेटिकली उसकी नी उठ जाएंगे। सो दैट्स द ब्रुजेंस्की, ठीक है। कर्निक साइंस में आपने जब उसका जो पाँव है इसको ऊपर किया तो दूसरा नी भी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपने पेशेंट की गर्दन को फ्लेक्स किया तो उसके घुटने ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स दिस इज द टिपिकल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। बुखार और दर्द और नींद नहीं आ रही, आंखें नहीं खुल रही, जाग नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो बोला अपना 5-6 बातें आपको, 8 बातें आपको मैंने बता दी हुई है इसमें, जो साइंस है, क्लिनिकल साइंस है, ठीक है। लेकिन जो टिपिकल टिपिकल साइन है जिससे आपको पता लग जाता है कि ये मेनिंजाइटिस के हैं, वो ये 2 साइन है जिसको आप अच्छे तरीके से हमेशा से याद रखोगे, ठीक है। अब आप उसको डायग्नोज करने के लिए इसकी क्या क्या वैल्यूएशन करोगे, वो कौन कौन से डायग्नोसिस है। सीबीसी आप जरूर कराओगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है ना। फिर लंबर पंक्चर फॉर सीएसएफ एनालिसिस, अब ये बहुत ज़रूरी है मेनिंजाइटिस के पेशेंट के लिए, उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या कहते हैं चेकअप जब तक नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है क्या? उसके जब हम लंबर पंक्चर करवाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द ग्राम स्टेन एंड कल्चर, हम न्यूट्रोफिल देखते हैं, एलिवेटेड प्रोटीन देखते हैं, रिड्यूस ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में हमें टर्बड जो है विद एलिवेटेड प्रेशर, ठीक है,
टर्बिड क्या होता है? टर्बिड इज मूडी, क्लाउडी, ठीक है। एक क्लाउडी मीन्स एक जगह घूमता चला जा रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, धुंधला सा नजर आ रहा है, ठीक। मूडी में मूड है तो आप आपकी आपकी बात सुनेगा, वरना वो अपनी अपनी धुन में है। ब्लड कल्चर हम कराएंगे, आगे हम सिर्फ कंप्लीट ब्लड काउंट देख रहे थे, लेकिन अब हम ब्लड कल्चर कराएंगे। ब्लड कल्चर कराने से क्या होता है कि हमें जो एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लग जाता है, इसलिए हम उसका कल्चर कराते हैं। ग्राम स्टेनिंग कराएंगे फॉर CSF एंड ब्लड, और CT स्कैन हम जरूर कराएंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर ब्रेन। तो उसके उसके ब्रेन के हम एक्सरे कर लो हम करवाएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा वेयर द प्रॉब्लम लाइज, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम उसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन में ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हम पेशेंट को, अगर बेबीज हैं, अगर वो फीड ले सकता है, गुड इनफ, ठीक है। देन कम्स इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में H1B वैक्सीन है, ठीक है। एमसी MCV एंड PCV एक्सेट्रा। अब MCV क्या होता है? MCV एंड PCV जो है वन ऑफ द वन टाइप ऑफ MCV4, ठीक है। मैं इट इज लाइसेंस फॉर द यूज इन पीपल एज 2 से लेके 55 ईयर्स तक। अनदर वर्जन में उसने कहा है मैनेक्ट्रा is approved for those 9 months to 55 years old. MPSV4 is the only vaccine licensed for use in people over 55 as well as people 2 to 55. Okay? 2 years to 55 years. Both vaccines protect against 4 types of meningococcal diseases. सो ये उन्होंने कहा है कि ये इम्यूनाइजेशन जो है ये जरूरी, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ infection. Prophylactic treatment of close contact with the antibiotics and vaccines while traveling to the high risk area. ये प्रिवेंशन है, ठीक है। प्रिवेंशन में ब्रेस्ट फीडिंग, immunization, reduce the spread of infection, prophylactic treatment देंगे of close contact with antibiotic to reduce the spread of infection. और अगर कहीं आप हाई रिस्क एरिया की तरफ जा रहे हो, वैक्सीनेशन अपने करवा के जाओ तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट, ये कौन सा बच्चा गायब हो गया बीच में से? वापस आओ। ओके, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन या पाइपर एसिलिन, देन सेफ्लोस्पोरिन, विनकोमाइसिन, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन। सपोर्टिव मेजर्स में आप पेशेंट को आइसोलेट रखोगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करोगे, और को एग्जिस्टिंग कंडीशन में आप उसकी थेरेपी में कौन क्या करोगे? फॉर एग्जांपल एंटी कन्वल्सन फॉर सीजर्स एंड ट्यूबरकुलर ड्रग एक्सेट्रा, ये आप उसको दोगे। सो दीज आर द सपोर्टिव मेजर्स। आइसोलेशन तो मस्ट है, क्योंकि उनको शोर नहीं पसंद आता, बहुत ज़्यादा लाइट पसंद नहीं आती, ठीक है। फिट पड़ जाए तो दूसरे पेशेंट है भी घूर घूर के देखते रहते हैं, तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सो आइसोलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, ठीक है।
Now, for the management, what are you going to do for the nursing management? इसमें हम देखेंगे पहले नर्सिंग असेसमेंट के क्या करोगे. You need to assess the patient first before treating the cause. ठीक है. So whenever patient comes to the hospital, the very first thing is your nursing assessment. In your nursing assessment, you need to go for a history of recent infection, for example, URTI. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को अच्छी तरह से उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लोगे और उसमें जो उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और वाइटल साइंस है वो बहुत ज़रूरी है. URTI क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो भी हुए हैं उसकी आप अच्छी हिस्ट्री लोगे कि कब हुआ, कैसे हुआ, इससे पहले भी हुआ, कितनी दफा हुआ, सो फोर्थ. ठीक है. इससे आपको हिस्ट्री का पता लग सकता है. देन असेस फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में वाइटल साइंस आ जाएंगे. इवेल्युएट फॉर द साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन. ठीक है. अगर आप उसकी जो इरिटेशन है उससे आपको पता लग जाएगा वो क्या कर रहा है, कि आंखों के आगे हाथ रख रहा है, कंफ्यूज नजर आ रहा है. तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद असेस सेंसर न्यूरल लॉस ऑफ विजन और हियरिंग, cranial nerve damage and diminished cognitive function. ये सारी चीजें जब आप उसका असेस करोगे उससे आपको पता लग जाएगा ही इज अ केस ऑफ meningitis. जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपको पास करने साइंस और ब्रुजेंस की साथ आपके पास आए. दूसरी बहुत सारी बातें जो है वो भी उसी तरफ रिलेट करती है. ठीक है. सो बाय द टाइम ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन वगैरह हो जाता है फिर डायग्नोस अपनी हो जाती है. नर्सिंग डायग्नोसिस. ठीक है. ये एक दिन हम लगाएंगे सिर्फ नर्सिंग डायग्नोसिस को, यानी कि एनसीपी कैसे बनाते हैं उस पे लग जाएगा. लेकिन उसके पहले आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के एक्सपर्ट हो जाना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड में नर्सिंग डायग्नोसिस आराम से बना सकें. ठीक हो गया. acute pain related to meningeal irritation, hypothermia related to infectious process, impaired gas exchange related to meningeal irritation हो सकता है. ठीक है. impaired physical mobility related to जो भी है, infective tissue perforation related to risk for volume fluid volume deficit related to. फिर उसके बाद एज एविडेंस आ जाएगा उसके आपके अंदर जो आपको क्लिनिकल साइन सिम्टम्स नजर आए थे वो आप उसके बीच में डालोगे. रिलेटेड टू फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट से रिलेटेड टू जो भी आपको उसके साइन सिम्टम्स नजर आए थे वो आप उसमें डालोगे. रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू meningeal infectious process है, related to meningeal irritation है, related to meningitis है. ठीक है. इस तरीके से हम डालते हैं एज एविडेंस, यानी कि सबूत के तौर पे वो जो साइन सिम्टम्स आपने उसके अंदर देखे थे वो हम उसके बीच में डाल देते हैं. यहाँ तक तो हमने देख लिया है उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए. विल सी व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है. नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको मैंने बताया था, हमेशा से एक बात बताती रहूंगी और वो ये है कि फॉलो द रिस्क फैक्टर, फॉलो द कॉजेज, फॉलो द साइंस सिम्टम्स. ये चीजें अगर आपको नजर आ जाती हैं तो क्या है उसके मुताबिक आप उसके नर्सिंग इंटरवेंशंस कर सकते हैं. ठीक है.
नाउ एक मिनट, ओके। उसमें आप देखोगे कि जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, अब उसके अंदर हमने देखा था हाई ग्रेड फीवर था ना। तो जब नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं तो चाहे आप उसकी मेडिसिन दो, जो भी है उससे आप उसका फीवर डाउन करोगे। हमने देखा कि उसका फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट फूड इम्बैलेंस है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन कर देंगे, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। आपके पास सारे पॉइंट्स मौजूद है, आपने उसको सिर्फ टेक्टफुली बीच में डालना है। सेरिब्रल परफ्यूजन है, आपने उसको एनहेंसिंग सेरिब्रल परफ्यूजन। उसको जो पेन है, मसल पेन हमने देखे थे, कितनी दफा देखे उसको मसल्स पेन हो रहा है, सो यू नीड टू रिड्यूस द पेन, promote retain to optimal level of functioning। अब क्या है, जो उसके मसल पेन था उसका, क्या कहते हैं, कंफ्यूजन था उसका, जो भी है आपने प्रमोट करके रिटर्न टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। वो एक फंक्शनिंग चीजें जो उसके लेवल से नीचे को जा रही थी, आप उसको क्या करोगे, प्रमोट करके वापस अपनी जगह पे लेकर आओगे, ताकि उसको मसल पेन खत्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं, जो नोजिया वॉमिटिंग हो रही थी वो ठीक हो जाए, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था वो अपनी जगह पे लेवल पे आ जाए, ठीक हो गया। सो यू नीड टू रिटर्न, प्रमोट एंड रिटर्न टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, ये तो आंखें बंद करके हर इंटरवेंशन में डाल सकते हैं, ठीक है। क्या है कि आपने उसका हर किस्म के उसको कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखना है। आपकी नर्सिंग इंटरवेंशंस अच्छी होंगी तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, ठीक हो गया। अगर आप ऐसे टर्कोलॉजी काम करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस तो अपनी जगह मौजूद है। सो जो भी इंटरवेंशन आती है उस इंटरवेंशन में आपने कोशिश करना है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस को आप प्रिवेंट कर सकें, ठीक हो गया। पेशेंट्स को एजुकेट एंड हेल्थ मेंटेनेंस, आपने पेशेंट को एजुकेट, अगर पेशेंट नहीं तो पेशेंट के रिलेटिव को आपने एजुकेट करना है अबाउट दिस कंडीशन, उसकी बीमारी की तरफ से आपने उनको एजुकेट करना। वो क्या है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं टाइफाइड फीवर के साथ, और उस टाइफाइड फीवर में क्या है कि हमारा बच्चा 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई उसको जो दवाई देते हैं कोई काम नहीं कर रही, क्या वजह बन रही है, उसको अभी तक वही का वही बुखार वही मौजूद है, आप लोग किस किस्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इतनी बहुत बातें सुन ली हमने, लेकिन क्या है कि हम नर्सिंग इंटरवेंशन बीच में से भूल जाते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट करें। इत्तेफाक से मेरी ड्यूटी थी, छुट्टियों के बाद मैं वापस ड्यूटी पे गई, और एक पठान को मैंने, आदमी को, एबटाबादी था, उसको मैंने देखा कि वो इतना बुरे तरीके से बोल रहा है, इतने तरीके से बुरे तरीके से बोल रहा था। छुट्टियों के बाद मैं गई थी तो मैं ऐसे पास से गुजरी, तो मैं रुक गई। मैंने पूछा कि हुआ क्या, ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी लड़ाई कर रहा है। तो मैंने पूछा उससे कि हुआ क्या, कि क्या होना था, यहाँ पर 2 हफ्ते से मरीज पड़ा हुआ है, उसकी कोई केयर नहीं हो रही है, कोई उसका देखभाल नहीं कर रहा है, कैसे हो सकता है कोई ऐसे मरीज को ना देखभाल। बेड टू बेड तो ये क्या कहते हैं रिपोर्ट होती है। फिर जब मालूम किया तो पता लगा, मैंने कहा पेशेंट की डायग्नोज किया, पता लगा कि उसको टाइफाइड है। मैंने कहा भाई आप मरीज को खिला क्या रहे हो, वही कुछ खिलाएंगे ना जो हम खा रहे हैं, वही कुछ उसको ला के दे रहे हैं। मैंने कहा यहीं पे तो गड़बड़ी है,
आपको उसको वो कुछ नहीं खिलाना जो आप खिला रहे हो। इसको नरम गजा देनी है। मरीज आपका बीमार नहीं है, आपके मरीज की आंतड़ियां बीमार है। जब उसको आराम नहीं मिलेगा, उसको उतना ही काम करना है, तो बुखार तो होगा। लो, पहले क्यों नहीं बताया? वो भी ठीक कहते हैं कि पहले क्यों नहीं था बताया। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पेशेंट्स एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस है, वो बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी एंड होम कंसिडरेशन में। ठीक है, आपको कम्युनिटी में भी बताना है। अब यही जो पेशेंट बच्चे जो डायरिया वॉमिटिंग के साथ आते हैं, ये अगर कम्युनिटी में एक विजिट के साथ बता दिया जाए कि ये डायरिया और वॉमिटिंग होता क्यों है, तो वो कभी भी मतलब मरीज लेकर ही ना आए कि हमारे मरीज को डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है। वो वहीं से ठीक करके अपने मरीज को बैठ जाए। कैसे ओआरएस पिलाना है, किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। तो ये कम्युनिटी और पेशेंट टीचिंग बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लिकेशंस। इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, हमने अभी इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स हमने पढ़े थे, तो ये देखो इंट्राक्रेनियल हाइड्रोसेफेलिक के लिए। ठीक है, सीजर्स। कॉम्प्लिकेशंस में अगर आपने पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं किया, तो पेशेंट को बुखार उसका कंट्रोल में नहीं किया, तो पेशेंट अननेसेसरली उसको बहुत ज़्यादा हैंडलिंग रफ हैंडलिंग की, तो पेशेंट को सीजर्स पड़ सकते हैं। ठीक है, SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी makes too much of antidiuretic hormones, and this hormone helps the kidney to control the amount of water your body loses through the urine. ठीक है, SIADH जो है वो कॉज करता है the body to retain too much of water. राइट। सो ये भी उसका SIADH में आपको देख सकते हैं। एक्यूट हाइड्रोसेफेलिक हमने देख लिया, एंड देन सबड्यूरल इफ्यूजन है। वेंट्रिकुलाइटिस। वेंट्रिकुलाइटिस जो आपके ब्रेन के अंदर जो वेंट है, उसके लिए वो बात कर रहे हैं कि उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वेंट्रिकुलाइटिस है। एंड स्ट्रोक। उस हाई ग्रेड फीवर और सीजर्स में हो सकता है कोई वेन जो है वो रप्चर हो जाए, तो स्ट्रोक हो सकता है। थ्रोम्बोसिस ऑफ ड्यूरल venous sinuses। ठीक है, थ्रोम्बो सेरिब्रल एब्सेस, ये यू कैन सी द सेरिब्रल एब्सेस इन नेक्स्ट क्लास भी हम देखेंगे। और सेरिब्रल एब्सेस के अलावा हमने ब्रेन एब्सेस भी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, एंड शॉक, meningococcal. Patient might go into shock. Patient shock में भी से जा सकता है। Yeah, this is something which will help you to understand the ventriculitis क्या होता है। ठीक है, this is your brain। ठीक है, और ब्रेन के अंदर जो उन्होंने इंटीरियर हॉर्न और इंट्रावेंट्रिकुलर हॉर्न, थर्ड वेंट्रिकल, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, इंफीरियर हॉर्न, और उसके बाद सेरिब्रल एटिक एटिक है, लेटरल फोरामन है। ठीक है, so you can for the anatomy you can always look what ventriculitis is। ये नॉर्मल साइज आपको उन्होंने बताए हैं, और जहाँ पर गड़बड़ आती है ये यू कैन सी। अगर आपने कॉम्प्लिकेशन को इग्नोर कर दिया, और क्या कहते हैं, इग्नोर के साथ साथ आप देख सकते हो कि डिलेड कॉम्प्लिकेशंस है, तो यू कैन सी एपिलेप्सी। ठीक है,
एपिलेप्सी, सेरेब्रल पॉलिसी, हियरिंग लॉस है, क्रेनियल नर्व पॉलिसी है, स्पीच डिले है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। तो ये आपको इसके अंदर डिलेड कॉम्प्लिकेशंस में मिलेगी। Here, cerebral means affected part of the brain like brain paralysis, and palsy means lack of muscle control like the poor balance of the body. ठीक है, ये चेयर भी स्पेशल इसके लिए बनाई जाती है। Here, cerebral palsy में your brain is damaged and the thought का आप देख सकते हो, there is a thought and this is the loss of ventricle control, muscle control, and there is vital organs का। ठीक है, किस तरीके का है कैसे आपका जो एपिलेप्सी में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं कैसे इसके अंदर आप देख सकते हो मेल नहीं खाते तो ये करंट्स पैदा होते हैं। So this was all about your meningitis. In your next class, will see the um, second part of the infection. ठीक हो गया? So is there any question you want to ask, Kuta? हाँ, almost.